नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का राग ईवीएम पर दाग। समझ गए होंगे आप, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार नतीजों का है, लेकिन इसके पहले ही ईवीएम पर सियासत शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि लोकसभा चुनाव के ऐलान के वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मशीन पर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। तो आखिरकार कांग्रेस क्यों लगातार ईवीएम पर आरोप लगा रही है? क्या अभी भी संतुष्ट नहीं है? क्या कुछ कहना है? इस पर हम तमाम बात करेंगे, चर्चाएं होंगी, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ये हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही ईवीएम पर सवाल खड़े करने वालों पर शायराना अंदाज में कटाक्ष किया था। और अब छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होते ही ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने नतीजों का इंतजार किए बिना ईवीएम का राग छेड़ दिया है। हम हारे या जीते, लेकिन ईवीएम की कार्य प्रणाली संदिग्ध है, ऐसा अनेक विशेषज्ञों ने कहा है। तो इसकी निष्पक्षता प्रमाणित होनी चाहिए। चुनाव आयोग के फेवर में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भले आ गया है, लेकिन ईवीएम के प्रति जो आम आदमी के दिमाग में एक संदिग्ध भावना है, ईवीएम के प्रति जो एक शंका कुशंका है, उसको दूर की जानी चाहिए। कांग्रेस का बयान सामने आते ही बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक होती है और नहीं बन पाती तो ईवीएम खराब हो जाती है। उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक होता है, उनकी सरकार नहीं बन पाती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो भैया ईवीएम के लिए रोना छोड़ करके जनता की सेवा करें। भाई जनता की बात सुने, कुछ काम करें, कुछ भ्रष्टाचार घोटाले इन सबको छोड़कर कुछ जनकल्याण के काम करें तो जनता आशीर्वाद देती है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि कई दफा चुनाव आयोग ईवीएम की पारदर्शिता का दावा कर चुका है। बावजूद इसके ईवीएम पर विपक्ष के सुलगते सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। शेखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस पर सवाल कोई नया नहीं, हर चुनाव में होता आ रहा है। पहले भी हुए हैं, इस बार भी है, आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि ईवीएम पर सवाल आखिर उठ क्यों? क्या ईवीएम पर अभी भी लोगों को संशय है? क्या अभी भी लोग संतुष्ट नहीं है, पार्टियां संतुष्ट नहीं है? लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है कि हारे तो ये सवाल है, लेकिन अगर चुनाव जीत जाते तो फिर सवाल कहां चला जाता है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान है, चलिए उनका परिचय करा दे। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उमेश जी आपका। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चलिए शुरुआत में आप ही से करता हूं। हमने लगातार ईवीएम पर जो है निशाना साधते हुए देखा है, कई पार्टियों को देखा, लेकिन ये तभी देखा है जब वो हारते हैं। जीतते वक्त उनके मुंह से शायद ईवीएम के लिए कुछ नहीं निकलता। इसे क्या आप एक राजनीतिक स्टंट मानते हैं या कोई किसी प्रकार का डर, या अभी भी कोई संशय है इसे लेकर? देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उस छोटे से उदाहरण में हो सकता है शब्दों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। चलेगा सर। 2018 का चुनाव था छत्तीसगढ़ का। मतदान जो है हो चुका था और मतदान होने के बाद तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई हो सकती है और जहाँ पे मतपेटियां रखी हैं वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तब तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने कहा था, इतना ही संदेह है तो जहाँ पे मतपेटियां रखी है या जो भी रखा है वहाँ पे न सिर्फ अपने लोगों को बैठा लें बल्कि सुला लें। लेकिन हुआ ये कि 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल जी ने जो संदेह जताया था तो नतीजा तो एक तरफा उनकी तरफ आया। 68 सीटों के साथ उनकी सरकार बनी। यदि गड़बड़ी हुई होती तो क्या इस कदर 68 पे आंकड़ा जाता? मैं इस चुनाव की भी बात कर लेता हूं, नहीं तो ये बात हो जाएगी कि केवल भूतकाल का मैं वो कर रहा हूं। वर्तमान काल की बात करने, अभी जो चुनाव हो रहा 2023 का,
तो उसमें अगर कहीं ईवीएम का, उसमें भी बात यही हुई कि ईवीएम का खेल हुआ है। यदि ईवीएम में अगर कहीं गड़बड़ी हुई होती तो शिवरतन शर्मा भाटापारा से बहुत बड़े नेता चुनाव लड़े थे भाजपा के, और टोटल जो है रायपुर लोकसभा में जितनी विधानसभा सीटें आती है तो वहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी हारी, शिवरतन शर्मा जी हारे। प्रेम प्रकाश पांडे एक छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नाम हैं, भिलाई से वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, वो हारे। अगर कहीं इतना ही था तो वो चुनाव तो जीत सकते थे, क्योंकि उनके विपरीत जो है उनके अपोजिट जो लड़े थे कांग्रेस के देवेंद्र यादव, उनका तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो वीडियो जो है सही रहा होगा, मतलब वो एक स्कैंडल वाला। तो अगर कहीं ऐसा होता और ये सब चीजों का असर पड़ता तो कैसे देवेंद्र यादव जीतते। मैं धमतरी का एक उदाहरण देता हूं। धमतरी में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रंजना दीपेंद्र साहू मैदान में थी, और जिसको कांग्रेस ने टिकट दी उनके साहू एक जो है, तो उन्होंने कहा ये तो सीट जा रही है, लेकिन वहां पे जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया। वैसे ही रायपुर के एक नेता संदीप साहू, यहां से वो कसडोल जाकर चुनाव लड़े, और ये कहा जा रहा था कि वहां जाके लड़ना संदीप साहू जैसे युवा नेता के लिए, ये कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, बहुत मुश्किल है, लेकिन कसडोल में जो है कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीता। तो अगर मैं ऐसे कुछ उदाहरण तब के भी गिनाया, मैं 2023 के भी गिना रहा हूं। यदि ईवीएम का खेल हुआ होता तो शायद इस तरीके के ऐसे चौंकाने वाले नतीजे नहीं आए होते। और जहां तक कि अभी लोकसभा चुनाव की बात है तो अभी ईवीएम में संदेह जताया जा रहा है। आप 68 सीट के साथ पिछला चुनाव जीते थे 2018 का, 2023 में आपके केवल जो है 2 विधायक जीत कर आए, बाकी सब में आपको हार का सामना करना पड़ा, आप यानी कांग्रेस पार्टी। मेरे कहने का आशय यह है कि विधानसभा चुनाव की जो स्थिति कुछ अलग होती है, लोकसभा चुनाव के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, लेकिन हर बार जो है संदेह जताने से नहीं होगा। अगर कहीं है तो आप ठोस प्रमाण सामने लाकर बात करिए। सत्य प्रकाश जी, क्या भूपेश बघेल ईवीएम की गलती से चुनाव जीत गए थे? आखिर आपको क्या परेशानी है, क्यों ईवीएम से इतनी शिकायत है? देखिए ललित जी, अनिरुद्ध जी ने 2018 की बात की। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2018 में जब हमारी तीनों राज्यों में सरकार बनी है, एमपी हो, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हो, तो राहुल गांधी जी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, भले ही हम चुनाव जीत गए हैं, सरकार बन गई, मगर हम अभी भी बैलेट पेपर के पक्षधर हैं। तो ये नहीं है कि हम चुनाव जीते या हारे तो उसके हिसाब से हम तय करते हैं। और आपको याद होता है कि हमारा सवाल नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में अगर एक व्यक्ति भी संदेह पैदा करता है तो ये सरकार का, चुनाव आयोग का फर्ज बनता है कि उसके संदेह को दूर करे। आपको मालूम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, 17 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां समय मांगा, आज तक चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। आप ये, और दूसरे में एक तरफ दूसरी बात करो, बीजेपी की बात करता हूं। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब का आप उनका स्टेटमेंट उठा के देखिए, उन्होंने कितनी सभाओं रैलियों में ये भाषण में उन्होंने बोला कि विकसित देशों ने ईवीएम बंद कर दिया, हमारे देश में ईवीएम चल रहा है। सबसे पहले अगर कोई नेता जिसने सवाल खड़ा किया था ईवीएम में, कौन थे वो? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनको भले बीजेपी भूल गई है। उन्होंने सबसे पहले संदेह पैदा किया था 2009 में। जीवीएल नरसिम्हन राज्यसभा सांसद है इनके, उन्होंने तो किताब तक छाप दी थी उसके ऊपर, जो किताब आज भी पब्लिक डोमेन में, डेमोक्रेसी एट रिस्क। तो और सुब्रमण्यम स्वामी वो भी कोर्ट गए थे। तो देखिए बात ये है कि उस समय इनको ईवीएम में क्या दिखा था और आज इतना प्यारा क्या ईवीएम दिख रहा है, तो ये संदेह तो पैदा करेगा ना। नहीं, वही मैं बोल रहा हूं कि उस समय विपक्ष में थे तो इनको ईवीएम में सवाल खड़ा हुआ था। आज जब ये सत्ता में है तो ईवीएम इनको प्यारा लग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, ये एक खबर छपी थी एक फाइनेंशियल मैगजीन में, एक रिटायर्ड आईएएस ने स्टेटमेंट दिया था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां पे ईवीएम मशीनें बनती हैं, वहां पे डायरेक्टर पद पे 3-3, 4-4 व्यक्ति ऐसे जो बीजेपी से उनका संबंध है। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। नहीं, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, ये संदेह पैदा करे कि उनके साथ शुरू से छेड़छाड़ हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं, क्या मशीन में कोई टेक्निकल आपको प्रॉब्लम है? आपको लगता है कि टेक्निकली वो ठीक नहीं है, वो इश्यूज जो है आपके, उसका समाधान आपको नहीं हुआ है, या फिर कोई और किसी मिलीभगत की आप बात कर रहे हैं? नहीं, वही में हम बात कर रहे हैं। मिली भगत भी है, टेक्निकल भी है। जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी, उसने भी दावा किया था कि इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि इसके साथ हो सकती है। आपको संदेह दूर करना पड़ेगा। ये सरकार का, चुनाव आयोग का ये फर्ज बनता है कि अगर लोकतांत्रिक देश में एक भी व्यक्ति का अगर संदेह, तो दूर करना पड़ेगा। अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया से तमाम ऐसे विकसित देश है जिन्होंने ईवीएम इस्तेमाल किया, मगर बाद में जब संदेह हुआ तो उसको हटाया गया। तो क्यों ऐसा किया गया? एक चीज और मैं बता रहा हूं, जो हमारी सरकार 2018 बनी थी, हमें नगर निगम का चुनाव किससे कराया था? तो हम तो बैलेट पेपर पक्षधर है। अगर आप बोलते कथाकथित मोदी लहर है, तो आपको डर किस चीज का है? आप बैलेट पेपर से भी करा लीजिए, आपकी लहर होगी तो उसमें भी आ जाएगा। उमेश जी, आरोप आप पर भी लगे थे पहले कि आपने भी जो है ईवीएम का विरोध किया था, कांग्रेस लगातार लगा रही। 2004 में जब पहली बार हुए थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी,
2009 में भी ये कह रहे हैं कि आरोप लगाया आपने, बीजेपी की तरफ से लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे। अब ईवीएम अच्छी है, तब खराब थी। देखिए ललित जी, पहले तो आपका साधुवाद, जो आपने 2009 का विषय लेकर ईवीएम पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठ रहे थे आदरणीय आडवाणी जी की तरफ से, उसको लेकर के आपने सवाल किए। बड़ा अहम सवाल है, मैं इसका भी जवाब दूंगा। लेकिन आज ये अहम सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम को लेकर के तमाम मसलों पर जो निर्णय निकल करके आया है, और उस निर्णय के बाद आज कांग्रेस सवाल उठा रही है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से पहले अगर मैं अंतिम बयान की बात करूं तो आदरणीय राहुल गांधी जी का बयान निकल करके आया था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निकल करके आया। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर मैं बात करूं, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ये निर्णय लिया, और उसमें भी अगर मैं बात करूं दीपांकर दत्ता जी ने क्या कमेंट किया, किसी सिस्टम पर आंख बंद करके अविश्वास करने से संदेह ही जन्म लेता है। लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द है। क्या ईवीएम पर सवाल उठा करके, जैसा कि बीते दिनों में दिग्विजय सिंह का बयान मध्य प्रदेश से निकल करके आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं ईवीएम को नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, और साथ में उन्होंने अपना बचाव करते हुए कह दिया कि प्रत्येक बूथ में 100-150 वोट बढ़ जाएं तो हम ईवीएम को हरा देंगे। तो मेरा सीधा सा सवाल यह है कि ईवीएम की आड़ लेकर के इस देश के संविधान द्वारा निर्मित न्यायपालिका के निर्णय के ऊपर कांग्रेस सवाल उठा रही है, अर्थात सीधे तौर पर भारत के संविधान को चुनौती देने का काम कांग्रेस। ये सवाल मैं पूछूंगा उनसे, ये सवाल तो है ही, और मैं आ रहा हूं मेन बात है कि जो आपने बीजेपी क्यों इसका विरोध कर रही थी पहले। मैं आ रहा हूं सर आपके सवाल, ठीक, मैं आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैंने कहा ना, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। देखिए 2009 का ये जिक्र कर रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये अधूरा जिक्र कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा था? उन्होंने ईवीएम पर निश्चित तौर पर हम इनकार नहीं करते, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि जब तक ईवीएम की विश्वसनीयता स्टेब्लिश ना हो जाए तब तक हमें इस पर निर्णय अनिर्णय की स्थिति में रहना चाहिए या बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए। 2009 की बात है। और उसके बाद 40 बार सुप्रीम कोर्ट सहित तमाम न्यायालयों ने ईवीएम पर याचिकाओं को रद्द किया, खारिज किया। ये सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय, क्या कांग्रेस के नेता इस देश के संविधान को नहीं मानते? क्या कांग्रेस के नेता इस देश की न्यायपालिका को नहीं मानते? और अभी जो फैसला निकल करके आया है उसके बाद ये सवाल उठा रहे हैं, उसमें क्या फैसला निकल करके आया है कि भाई न्यायालय का जो फैसला है उसके बाद ये क्लियर हो गया है कि बैलेट से अब इस देश में चुनाव नहीं होगा, ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा, वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं या कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहीं इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता फिर से इस प्रकार का सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इनकी हसरतें अधूरी रहने वाली है और इनको हार का पूर्वाभास हो गया है। और इसीलिए मैं सुन रहा था मुख्य चुनाव आयुक्त जो शेर पढ़ रहे थे कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर ही लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की। सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए, सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। कांग्रेस के ऊपर फिट बैठता है और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं, ये बात आज प्रमाणित हो गई है कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटों में हार मान ली है। सर, क्या आपने हार मान ली इसलिए उठा रहे? बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है सर, कांग्रेस के सत्यप्रकाश जी, बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि क्या आपने हार मान ली इसलिए सवाल उठा रहे हैं। आप तो कोर्ट तक ले गए इस मैटर को, हालांकि वहां से भी आपको कोई, आप मतलब इस इरादे के साथ तो आप शायद सवाल नहीं उठा रहे होंगे, मुझे भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या जैसे बीजेपी आरोप लगा रही, क्या आपने हार मान ली है? देखिए ललित जी, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उसमें कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं थी वहां पे, वो पीआईएल थी इसलिए। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, उमेश घोड़मणे ने जो बात जो सुप्रीम कोर्ट गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डिटेल नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा है कि 100% मिलान हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब अभी मामला अभी पेंडिंग है। उन्होंने, और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, चुनाव आयोग ने वहां पे बस ये दिया है कि इसकी प्रामाणिकता है, इसका कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, मगर वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं गया जिसने हैक करके दिखाया हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी पूरी चीजें आई नहीं है सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक आधार के तौर पर मैं बात करूं अनिरुद्ध जी,
अपना पार्ट रखा है। पहले भी इस तरह की बात उठी। हाँ, मैं चलिए सर, एक मिनट और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जी। कि संविधान के सम्मान की संविधान की बात जो कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जो जंतर मंतर संविधान चलाने के 1952 में जो संविधान चलाया था बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, तो देखिए हमका पूरा भरोसा संविधान के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मगर मामला ये है कि अगर ईवीएम पे सवाल मैं आऊंगा उमेश जी, आऊंगा खड़ी करती है। उमेश जी, आऊंगा 2014 का एक कमेंट अमेरिकन हैकर ने भी बात बोली थी कि मैं हैक करके दिखा सकता हूं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव मैं आता हूं उमेश जी, आप पे जवाब ले लेंगे कि कैसे इसको दूर कर सकते हैं। ये ये लोकतांत्रिक देश आपको करना पड़ेगा। उमेश जी मैं आता हूं। अगर विपक्षी दल अगर आपसे समय मांग रहा है तो चुनाव आयोग समय क्यों नहीं दे रहा चलिए है? ठीक है सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी ठीक है सुन लिया आपकी बात सुन ली। हाँ ठीक है उमेश जी अपनी बात कह ले, फिर मैं खड़ा होता तो ठीक है उमेश जी अपनी बात, ठीक है सर, वही बात है। आपके घर में अगर अच्छा कह रहा है, सुन लो, आप ही की बात। ठीक है सर, जल्दी से अपनी बात रखिए उमेश जी। मैं 5 सेकंड चाहूंगा। हाँ बिल्कुल जल्दी से रखिए। देखिए, तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता न्यायालय और तमाम तरह के विषयों पर सवाल उठा करके क्या साबित करना चाहते हैं? इनको इस पर भरोसा है कि नहीं है, और निर्णय पूरा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मुझको तो संदेह हो रहा है। ये क्या इस बात को नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसमें ईवीएम को 45 दिनों तक सुरक्षित रखने का निर्देश है। 7 दिन के अंदर अगर कोई भी प्रत्याशी 7 दिन के अंदर अगर कोई प्रत्याशी उसमें शिकायत करेगा पहले से तो ठीक है अपनी सर, टेक्निकल टीम मैंने आपकी बात सुन ली। है ना कि आपने वहां पे ठीक है सर, किसी ऐसे हैकर का या किसी पक्ष नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ अफवाहों नहीं के सर, तौर पर देखिए वो अपनी बात कह रहे हैं। वो यहाँ पे ऐसा पक्ष वो अपनी नहीं बात है। कहेंगे। मैं करके दिखा सकता हूं, तो चुनाव आयोग समय दे दे। अब तो चुनाव हो चुके हैं। समय दे दे तो हम भी जाएंगे कोर्ट में। हमको ये संदेह है चुनाव आयोग ठीक है नहीं कर सर, रहा है। ठीक है मैं दोनों को रोकूंगा, मैं आऊंगा आपके पास, आप दोनों के पास ही आऊंगा। देखिए अनिरुद्ध जी के पास मैं जाना चाहूंगा। अनिरुद्ध जी एक बार पहले भी इस तरह की बात उठी थी। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी सुन पा रहे हैं मुझे? अनिरुद्ध जी सुन पा रहे हैं? ठीक है मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा सर, एक एक करके बोलिए, आपकी बात तो पहुंच गई है। आदिवासी चुनाव लड़ेंगे, आपको कोई मोनोपोली नहीं करने देंगे। अरे सर अभी से क्या कर रहे हैं? 4 जून को रिजल्ट आएगा, थोड़ा तो इंतजार कीजिए, थोड़ा तो अब तो हो गए, वोट डल गए सर, पब्लिक ने सुन लिया। अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा मैं। एक कमेंट अनिरुद्ध जी का, एक कमेंट। समझता हूं कि आम जनता तक के दोनों पक्षों की बातें नहीं जा पाएगी। हाँ ये बात देखिए, और आप उधर से क्या बोल रहे हैं मैं इस स्टूडियो में नहीं सुन पा रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। देखिए सर, देखिए आप एक एक करके बात रखेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। अब मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। अनिरुद्ध जी देखिए, पिछले कई दिनों से इस तरह की बात निकली है, पिछले चुनाव में भी निकली, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने एक बार तो ये भी एक कर लिया था कि तमाम जो दल है उनको बुला लिया था कि आप चेक कीजिए, देखिए इसमें कुछ गलती तो नहीं है, लेकिन कोई दल गया नहीं था। और मुझे लगता है कि शायद तब ये फैसला हो गया था कि इस सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। क्या आप इस बात के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए ललित जी, बिना कोई पूर्व तैयारी के कोई भी बड़ा निर्णय नहीं होता। 80 के दशक का आखिरी दौर था, 80 के दशक का आखिरी दौर था, तब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था। ये रायपुर तब राजधानी नहीं बना था, छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। मैंने यहाँ पे एक जो है उस समय जो है कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने उत्थान की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब अपने आप को जो है मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। तब मैंने एक मतदान केंद्र में बहुत अराजक माहौल देखा था, वो आज भी मेरे दिमाग से नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि यह भी एक समय था कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और मतगणना होती थी तो सुबह तक मतगणना चलती थी। मतलब और आर्थिक मुद्दा जो है यह भी था कि बहुत खर्चीला होता था, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, बहुत सारी चीजें थी। अगर कहीं जो है हम जो आगे की बात करते हैं और हम भविष्य में जाने की बात करते हैं, और हम मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक का युग है, ये डिवाइस का युग है, अगर कहीं हम उस तरफ जाते हैं और पूरे परीक्षण के साथ जाते हैं, विश्वास में लेके जाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात कहूंगा कि जैसे मेरे भाई सत्य प्रकाश जी ने बहुत अच्छा डिबेट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नगर निगम का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था कि नहीं। लेकिन एक ये भी मेरा मानना है कि जो नगर निगम का चुनाव जो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष, महापौर का चुनाव जो प्रत्यक्ष हुआ करता था, उस व्यवस्था को बदलने की क्या जरूरत थी कांग्रेस की सरकार को। और कुल मिलाकर यही हुआ कि उस व्यवस्था के बदलने से, पार्षदों के बीच से जो है महापौर चुने जाने से कुछ नगर निगमों में भारी अराजकता का माहौल पैदा हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि ठीक है, अगर कि आप नगर निगम का चुनाव बैलेट पेपर से कराते हैं, कराइए, लेकिन कम से कम महापौर का चुनाव तो प्रत्यक्ष जनता के बीच से होने देते। ये निर्णय जो है कहीं से गले से नहीं उतरता था, इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा।
जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं वो बदलती रहती हैं। जो पहले व्यवस्था थी बैलेट पेपर, क्या वो सही था? इस पर भी बड़े सवाल उठे हैं। बूथ कैप्चरिंग क्या पहले नहीं होती थी? इस पर भी बड़े सवाल उठे। लेकिन अगर इसकी जगह कोई नई व्यवस्था लाई जाए तो उसमें भी क्या सवाल नहीं उठेंगे? इस पर भी तो सवाल उठेंगे आने वाले समय में। तो ये तो एक व्यवस्था है, और व्यवस्था अच्छे के लिए होती है, खराब के लिए कभी व्यवस्था नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो एक हमारे साथ जुड़े थे। उमेश जी आपका भी, सत्यप्रकाश जी आपका भी, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस का राग, ईवीएम का दाग लगातार जो है इस मुद्दे को जो है बार बार जो है चुनाव के बाद सामने लाया जा रहा है। तो क्या वाकई में इस सवाल में कोई दम है, या आने वाला समय जो है अगर जीते तो अब भी क्या ये सवाल रहेगा? हारे तो रहता ही है, लेकिन क्या जीते तब भी ये सवाल रहेगा? ये आने वाला समय हमको बताएगा। फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही। कांग्रेस का राग, ईवीएम पर दाग। वंश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार।